नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ वन। आप सभी को जानकारी होगी 2027 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रैलियों का आयोजन कर रही हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चंद्रशेखर के गढ़ में मतलब नगीना लोकसभा के नजीबाबाद क्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया था। आप सभी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे होंगे जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम बातें कहीं। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में हो, मेरे साथ गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो काफ़ी बड़ा है, नजीबाबाद चंद्रशेखर की लोकसभा क्षेत्र में क्यों रैली की गई? देखिए, हमने तो वहाँ जनता से कहा भी कि भैया एक चाय वालों से तो पहले ही हम सब परेशान हैं, दूसरा केतली वाला आ गया। अब उसकी केतली में चाय पकड़ा, तेजाब पकड़ा। अरे भैया, उस केतली के ढक्कन को हटा के भी तो देख लो कि उसमें किसानों तुम्हारे लिए कुछ है कि नहीं, मुसलमानों तुम्हारे लिए कुछ है कि नहीं, या सिर्फ केतली वाला अपना डमरू बजा करके सांसद बन के बैठ गया। और उसी का नतीजा है कि नजीबाबाद की जनता, नगीना की जनता पूरी तादाद में पहुंची और हमारे नेता बैरिस्टर साहब को इत्मीनान से सुना और वहीं फैसला कर दिया कि जिसे भी आप टिकट दोगे वो वहाँ का सेवक बनेगा, सांसद और विधायक नहीं, सेवक बनेगा। जब गठबंधन की हम बात करते हैं तो क्या एएसपी आजाद समाज पार्टी को भी आप उसी नज़रिए से देखते हैं? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश का समीकरण है कि दलित और मुस्लिम अगर एक खाने में आ जाए तो उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर हाथ में होती है। और हम चाहेंगे कि चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ हों, हम चाहेंगे बहन जी भी हमारे साथ हों। आपने देखा होगा कि उस मंच से मनजीत सिंह नौटियाल, जो भीम आर्मी बना रखा है उन्होंने, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले मंच से कहा कि हम बैरिस्टर साहब के साथ हैं, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे लेकिन हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी हमारी पार्टी लड़ती है वहाँ मनजीत सिंह नौटियाल जी और उनके संगठन के लोग हमारे साथ होंगे। तो मनजीत सिंह नौटियाल मतलब है कि वो भी दलितों का नेतृत्व कर रहे हैं। अकेला चंद्रशेखर जी दलित के नेता नहीं हो सकते, अकेला बहन मायावती जी दलित के नेता नहीं हो सकते, और नहीं अकेला हम मुसलमानों के नेता हो सकते। तो सबका अपना अपना जो रोल है वो सब मिला करके हमारे साथ चलने को तैयार है। बस आप देखेंगे आने वाला जो 2027 का चुनाव होगा, जितना हमें दूर से लोग देख करके हमें गाली देने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे करीब आएँ, हमारे नेता के करीब आएँ, आपको पता चलेगा कि हमारा नेता क्या मस्त इंसान है। आप तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दूर से लोग आपको गाली देने का काम कर रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं लोग आपको? देखिए, मानसिकता सी बन गई है, लोगों की मानसिकता बन गई है। अब समाजवादी पार्टी है या बहुजन है या चंद्रशेखर जी हैं, आज अगर चंद्रशेखर जी लोकसभा में पहुंच करके अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं तो वहां पहुंचाने में मैं समझता हूं कि नगीना के सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो मुस्लिम समाज का रहा है। उन्होंने पैसा भी दिया और वोट भी दिया, कंधे पे घुमाया भी उन्हें। लेकिन आज जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो एक शब्द उनके मुँह से नहीं निकलता है। वही हालात अखिलेश जी की है। जब अखिलेश जी से पूछा जाता है वक्फ बोर्ड बिल, अमेंडमेंट बिल के ऊपर, तो कहते सुनाई नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड बिल पे जब बहस हो रहा होता है लोकसभा के अंदर में तो अखिलेश जी अमित शाह जी से पूछते हैं कि गृह मंत्री जी आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा? अरे आपको क्या लेना देना है वो कब बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, किसे बनाएंगे? आपको जिसने वोट दिया है उसकी आवाज़ आप उठाए ना लोकसभा के अंदर में। लेकिन उस समय में आपके मुँह में दही जम जाता है। तो अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान सोचने लगा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ना अखिलेश जी से अपने घर के लिए आटा मांग रहा, ना बहन जी से मांग रहा, ना कांग्रेस से मांग रहा। वो सम्मान चाहता है और सम्मान इस आज़ाद हिंदुस्तान में उसी को मिलेगा जिसका अपना राजनीतिक नेतृत्व होगा। ये समझ आ चुका है मुसलमानों को और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत विकल्प के रूप में मुसलमानों के लिए खड़ा मिलेगा। जब हम दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात करते हैं, बीएसपी भी यही चाहती है, चंद्रशेखर भी यही चाहते हैं। अब जब आपने कहा कि लोग गाली देते हैं, बी पार्टी का आरोप आपको तमाम लोगों को पता है। अब अगर आप नगीना या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप चुनाव लड़ते हो और आपका गठबंधन किसी से नहीं होता है तो आपकी पार्टी सिर्फ वोट काटने का काम करेगी। अब आप देखिए, बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि हम वोट काटने का काम करेंगे। अरे भैया, वोट क्यों काटेंगे? वोट हम लेंगे, हार और जीत तो तय भगवान करेगा।
आपको जनता कितना साथ दे रही है ये भी मायने रखता है ना। पहला चुनाव 2017 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उत्तर प्रदेश में लड़ती है, 0.4% वोट मिलते हैं हमें। नगर निगम का चुनाव आता है, 12% वोट हमें मिलते हैं, जिसमें 100 पार्षद है हमारे पास, 4 चेयरमैन है आज उत्तर प्रदेश की सरजमी पे। आप 2022 से लेकर के और 2019 में 2 साल में इतना डिफरेंस आता है, और आज 27 में आप देखेंगे 40% वोट आपको मिलने जा रहा है, और हम अपने विधायक बनने जा रहे हैं। हमारे जिसे ज़रूरत होगा वो आ जाएगा, और नहीं तो हम अपनों की रक्षा करते रहेंगे, अपनों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो लोग तमाम लोग आपको भाजपा की बी पार्टी कहते हैं, वो क्या आरोप लगाते हैं आप पर, क्यों बी पार्टी कहते हैं आपको? अखिलेश जी से आप पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र में उनका क्या था। अखिलेश जी से आप पूछ सकते हैं कि बिहार में उनका क्या था, कि तमाम इनके कद्दावर नेता जाकर के हमारे नेता को हराने में लगे हुए थे। महाराष्ट्र में जाकर के हमारे इम्तियाज जलील को हराने का काम किया। बंगाल में क्या था इनका? मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ही कह दिया कि अखिलेश वखिलेश कौन होता है भाई। तो इनका अपना जहां गठबंधन है वही इनके साथ नहीं है, और जो मतदाता की चाहत है, उत्तर प्रदेश के आम मुसलमान की चाहत है कि समाजवादी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से गठबंधन करे। अगर वो नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी, और वो स्वतंत्र हैं अपने नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लिखने के लिए। अगर मुख्यमंत्री लिखना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन हमसे करना होगा। 27 में क्या आपके बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा? जनता के बिना देखिए, हम तो लड़ने का काम करेंगे, हम हक और सच की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज की आवाज़ हो। जनता ताकत देगी, देखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि फिर से योगी बाबा ना आए सत्ता में, ये प्रयास हमारा है। राम मंदिर की आपने बात की, आप तो खुद ब्राह्मण हैं और पार्टी के नेता भी हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, कितना ठगा गया हिंदू? देखिए, अगर हिंदू गौर से देखे ना, कहते हैं ना कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। मुसलमानों की चूड़ी टाइट नहीं हो रही साहब। हिंदू भाई, आप अपने बच्चों के भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। आज मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को संभाल रहा है कि अरे भैया योगी बाबा की पुलिस उठा के बंद कर देगा, और हम हिंदू के बच्चे जब पढ़ने का समय उसका है तो उस समय में गरीब बच्चों के हाथों में पटका दे दिया जाता है, हाथ में तलवार और त्रिशूल, जय श्री राम। और जब मामला बनता है तो 151 में ही सही मुकदमा दर्ज तो होता है उसके ऊपर। जब कहीं वो सरकारी नौकरी लेने लायक होता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगे जाते हैं, और उसमें ये जब दाग लगा हुआ मिलता है, नौकरी नहीं मिलती उन्हें। और भाजपा आपको नौकरी नहीं दे पा रही है। पेपर चाहे राख आप रोकना चाहो, कहीं ना कहीं से टपक रहा है, कहीं ना कहीं से पेपर लीक हो रहे हैं आपके। सारी सिस्टम ध्वस्त होती जा रही है। महंगाई बेतहास है, बेरोजगारी बेतहास है, बलात्कार की घटना नहीं रुक रही है, भू माफिया हर गली में कुकुरमुत्ते की तरह छा चुके हैं। आप उन जगहों पे आप बुलडोजर चलाते हो, आपका मशीनरी सरकारी जाके बुलडोजर चलाता है जहां आपके संगठन आपके लोग नहीं होते हैं। न तो आप बताएं, गाजियाबाद में ही मैं बैठा हूं, कितनी कॉलोनियां आपको गिना दूं जो अनलीगल रूप से काटी जा रही है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्या सत्ता का संरक्षण है? और उन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है जिस पे सत्ता का संरक्षण नहीं है। और बुलडोजर उन माफियाओं पे नहीं चल रहा है, बुलडोजर गरीब की गाढ़ी कमाई पे चल रहा है, जो बेचारे प्रवासी लोग हैं, यहाँ आकर के अपने जीविकोपार्जन करके चाहते हैं कि एक किराया सा बेहतर हो कि 50 गज 25 गज का एक मेरा टुकड़ा बन जाए, और किस्तों में लेकर के वो मकान बनाते हैं, और फिर उनका सरकारी मिशनरी आता है, ढा के चला जाता है। जबकि सरकार से हमारी मांग है, हम चाहते हैं ठीक है आप बुलडोजर चलाएं, हम भी नहीं चाहते कि अनलीगल कॉलोनियाँ बसे, अनऑथराइज बसे, लेकिन कार्रवाई के तहत जिसने उस कॉलोनी को काटा है उन माफियाओं से उगाही करके उन गरीबों को दिया जाए। आपने अभी कहा कि पटका बांध के और त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर जय श्री राम के नारे उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये आरोप, सेम आरोप चंद्रशेखर पे भी लगते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं, हंगामा करते हैं, उनके युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आकाश आनंद ने खुद कहा था कि ये तो युवाओं पर मुकदमे करवा देता है। क्या इतनी हिम्मत आप चंद्रशेखर के बारे में रखते हैं कहने के लिए? बिल्कुल रखते हैं। चंद्रशेखर युवाओं पर मुकदमे करवा देता है आपके अनुसार? कमाल करते हो आप। चंद्रशेखर जी कोई भगवान तो नहीं हो रहे ना भाई, नेता ही है ना, भगवान तो नहीं हो रहा ना चंद्रशेखर। ठीक है, वो सांसद है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ वो गलत होंगे वहाँ मैं उनका विरोध करता हूँ, करूँगा। हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, वो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं पर मुकदमे करवा देते हैं? देखिए, ये तो उनकी पार्टी के लोग बताएंगे। अगर जब तक कार्यकर्ता उनके साथ चल रहा है, इसका मतलब है कार्यकर्ता के साथ हैं वो। अगर मैं अपने नेता के हर बात पे
लड़ने और झगड़ने को तैयार हूँ, सड़कों पे संघर्ष करने को तैयार हूँ, तो कहीं अब मैं अपने नेता से सर्टिफाइड हूँ। तो अगर भीम आर्मी का कार्यकर्ता चंद्रशेखर जी के कहनों पे सड़कों पर उतरने को तैयार होता है, तो कहीं कार्यकर्ता सर्टिफाइड है। जब कार्यकर्ता सर्टिफाइड तो उसका अपना आपसी अंडरस्टैंडिंग का मामला है, उसमें हमें लिपापोती लेकिन जब जय श्री राम की बारी आती है, तलवार की बारी आती है, त्रिशूल की बारी आती है, तो आप फिर उसमें कमेंट कर देते हैं। जय श्री राम मैं खुद करता हूँ, जितना वो लोग बात युवाओं के मुकदमे की है। आपने बात युवाओं के मुकदमे की है। आप राजनीतिक संगठन और एक आम हिंदुओं के जीवन में इसमें बड़ा अंतर है। क्या मिला है हिंदू को, आप हमें बता दें। ठीक है कि मॉरल रूप से आप अपने आप को स्ट्रांग समझ रहे हो कि ये हमारी सरकार है, लेकिन उसके अलावा क्या? कमल का बटन आप दबाते हो, 450 का सिलेंडर आज 1000 में ले रहे हो। कमल का बटन दबाते हो आप, जो बिजली बिल आप 3 रुपये दे रहे थे 8 रुपये दे रहे हो आप। कमल का बटन आप दबाते हो, जो सरसों का तेल आप 80 रुपये ले रहे थे वो 190 रुपये किलो लेने के लिए मजबूर हो आप। तो दबाओ आप बटन, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपको जगाने का प्रयास करेंगे, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सत्ता में बैठे लोग अहंकारी हो जाते हैं। आपने मुसलमानों की बात की, आपकी पार्टी में कितने ब्राह्मण चेहरे हैं आपके पास? हमारे पास, मैं खुद हूँ, नोएडा में हमारे पास 2 हैं ब्राह्मण चेहरे। अभी एक आपको मिर्ज़ापुर से हमारे, एक आपको बहराइच में, यानी लगभग 10-12 ब्राह्मण हैं हमारी पार्टी में। जब से मैं आया हूँ 12 तो ब्राह्मण है, 10-15 ठाकुर भी हैं हमारे साथ, और मजबूत ठाकुर है, जहाँ खड़े हो जाए वहीं से लाइन शुरू होता है। लाला जी भी हमारे पास जो कलम चलाने का काम करते हैं। तो सर्व जातियों की पार्टी हमारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे नाम बदलने की भी बात हो सकती है, कुछ लोगों को नाम से भी बड़ी दिक्कत है। नहीं, क्यों दिक्कत क्या होना चाहिए? अरे शिवसेना पार्टी नहीं है? शिवसेना भी तो पार्टी है, तो मुस्लिम पार्टी है, क्या दिक्कत है? नाम में क्या रखा है? हम हिंदुस्तानी हैं, हम वतनी भाई हैं। जब अशफाकुल्ला खां फांसी के फंदे पे चूमे तो हम उसे अमर कह देंगे। कैप्टन बीर अब्दुल हमीद 1965 की जंग में पाकिस्तान के 8 बैटल टैंक को उड़ा दे, तो बहुत बढ़िया जी, अमर रहे अमर रहे। और मुसलमान कहने में शर्म है, ये कैसी बात है भाई? ओवैसी साहब ने एक बयान दिया था नजीबाबाद में, कह रहे थे कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसके पैर पे गोली मार दिया तो उसका एनकाउंटर हो जाता। कि इनसे कहा था ट्रस्ट में मुसलमान तो रख लेते कम से कम। देखिए, उनका इतना कहना ही आज चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये हकीकत है। वो तो भाजपा सरकार की कहीं न कहीं शब्दों से मदद ही तो हो रही है कि जो अब तक छीछा लेदर हो रहा है, गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, बड़ा मछली पकड़ा जाएगा, छोटा मछली पकड़ा जाएगा। अरे गरीब जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब को उठा करके आपने ठोक के बंद कर दिया, और जो बड़े घाघ है वो मौज ले रहे हैं। तो बड़ी मछली है कौन इसमें? जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, आदेश दिया था। नृपेंद्र मिश्र को क्या समझते हैं आप? कौन है वो? मुलायम सिंह के रीजन में वहाँ के डीएम थे, उन्होंने आदेश किया था राम भक्तों पे गोली चलाने के लिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यही नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, उसे चीफ बना के बैठा देते हैं वहाँ पे। कैसे राम भक्ति है भाई? ये भी तो सवाल उठता है ना। जो राम भक्तों पे गोली चलाया वही आज राम मंदिर के निर्माण में वो ट्रस्टी बना बैठा है। ये कैसी राम भक्ति है? लेकिन सरकार तो उस टाइम मुलायम सिंह यादव की थी ना। आप देखिए, अब सरकार, अरे व्यक्ति विशेष भी देखोगे, आप नहीं देखोगे। कल तक मैं समाजवादी पार्टी में था, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं, जब यहाँ एनकाउंटर नहीं होते हैं, जब जैसे असद वाले केस में एनकाउंटर हुआ, सूदे वाले केस में एनकाउंटर हुआ, तो आप योगी जी से जवाब मांगते हैं कि योगी जी, मुसलमानों को जब मुसलमान की कहीं हत्या हो रही तो एनकाउंटर क्यों नहीं? लेकिन जब ये वाला केस आता है तो आप उस अधिकारी की गलती बता रहे हैं, फिर आप मुलायम सिंह यादव को कुछ कहने को तैयार नहीं है। नहीं, मुलायम सिंह जी को भी लोग कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? मुलायम सिंह जी को भी लोग कहने वाले तो ऊपर से आया होगा ना, या अधिकारी ने अपनी मनमर्जी से काम किया है। देखिए, जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसकी कुछ बाध्यताएं होती है, संवैधानिक बाध्यताएं होती हैं। क्योंकि उस वक्त का जो राम मंदिर हमारा था, या बाबरी मस्जिद आप कह लें, वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में था, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो भी सत्ता में होता उसकी थी। और उसी की वानगी था कि कल्याण सिंह जी की सरकार को पदस्थ करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया था। इस्तीफा उन्होंने दिया था क्या? मुलायम सिंह यादव ने दिया था? इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने, सरकार को बर्खास्त किया गया था। नरसिम्हा राव जी पीएम हुआ करते थे, और जब
केंद्र सरकार को लगा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहा है, तो उनसे कहा गया आप इस्तीफा दे, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो इसमें दोषी कौन है? जो गोली चलाने वाला जो मामला, उसमें दोषी कौन है? असली दोषी कौन है उसमें? सबसे पहले तो उस अधिकारी को पकड़ा जाए कि आपने कैसे गोली चलाने का आदेश दिया। आज भी वो परिवार कहीं न कहीं कराह रहा है, और जब मिश्रा जी को देखता होगा तो ये कहता होगा कि इसने ही हमारे बेटे की हत्या की है। जब वो मंदिर को देखता होगा, मंदिर में दर्शन करने जाता होगा, तब उसे अपने बेटे की याद आती होगी और उस हत्यारे की भी याद आती होगी जिसने गोली चलाया था।